2004 की ये बात है, मैं 9th क्लास में था उस समय। ग्रीस के शहर एथेंस में ना ओलंपिक आयोजित होते हैं और इंडिया ने कितने मेडल जीते बताइए, गैस कीजिए। इंडिया ने 1 मेडल जीता 2004 के ओलंपिक्स में। बहुत मीडिया ने हल्ला मचाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग आज भी मुझे याद है, 100 करोड़ का देश और सिर्फ 1 मेडल। मतलब भारत की डिग्निटी को काफ़ी चोट पहुंची थी उस समय उस ओलंपिक्स के रिजल्ट से। तो उसके बाद सरकार ने ना थोड़ा बहुत एक्शन लेना स्टार्ट किया कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए। आज देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंडिया महाशक्ति बन गया है स्पोर्ट्स में, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ठीक हुई है। अभी जो एशियन गेम्स आयोजित हुए ना चाइना के शहर हांगझोउ में, इंडिया ने ना टोटल 107 मेडल्स जीते और इंडिया की रैंक रही 4थी। न जाने कितने दशक हो गए इंडिया को इतनी अच्छी रैंक प्राप्त हुई एशियन गेम्स में। 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में इंडिया को 3rd रैंक हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद से इंडिया की जो रैंक है वो पिछड़ती गई। लेकिन अब इंडिया ने एक बार फिर से वापसी की है स्पोर्ट्स में। और बात सिर्फ देखो एशियन गेम्स की नहीं है, आप 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही। और जो इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स है ना, जैसे हॉकी, स्विमिंग, इस प्रकार के इंडिविजुअल इवेंट्स में इंडिया लगातार अच्छा कर रहा है। ये जो इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस है ना स्पोर्ट्स में, इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। हम बोल तो देते हैं कि आज के समय में इंडिया 150 करोड़ का देश, लेकिन फिर भी इतने कम मेडल्स। लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन कितनी है किसी देश की, अगर उस देश के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है स्पोर्ट्स खेलने में तो फिर क्या फ़ायदा। आप छोटे छोटे देश देखोगे, जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम है, लेकिन इन देशों की ना परफॉर्मेंस अच्छी है स्पोर्ट्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा है लोगों का खेलों में। तो सबसे पहला तो सरकार ने काम ये किया, खेलो इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि जनता का कम से कम ना बच्चों का इंटरेस्ट जगे स्पोर्ट्स में। अगर इंटरेस्ट जगेगा, स्कूलों में ही वो गेम खेलेंगे, तो उनके टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होगा, किस बच्चे में अच्छा टैलेंट है, किस बच्चे के टैलेंट को नर्चर किया जा सकता है। लेकिन बच्चे खेलेंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो इसी के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, ताकि सबसे पहला स्टेप देश की जनता का, बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो स्पोर्ट्स में। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये आता है, जब बच्चे खेलेंगे तो उनको अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अब देखो लैटिन अमेरिका के देश हैं ये, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फुटबॉल में काफ़ी बढ़िया करते हैं। यहाँ के लोगों की स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि भी है, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट्स में ना रेयरली आप देखोगे इन देशों के एथलीट्स को मेडल जीतते हुए। क्यों? क्योंकि इन देशों में ना इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ की सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती इन इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे देश में सरकार ने बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है स्पोर्ट्स पर्सन्स को पिछले कुछ सालों में, तभी इंडिविजुअल इवेंट्स में हमारे जो एथलीट्स हैं वो मेडल जीत रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर है इंप्रूवमेंट इन सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो स्पोर्ट्स में लोग तभी पार्टिसिपेट करेंगे ना, बच्चे तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब परिवार की हालत ठीक है, इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है, लिटरेसी रेट ठीक है, एजुकेशन है। मतलब बाकी जब सब फैक्टर्स इंप्रूव करते हैं ना, सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स, तब फिर बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे देश में ना पिछले कुछ सालों में सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफ़ी इंप्रूव हुई है, गरीबी पहले से इंप्रूव हुई है। इस वजह से थोड़ी लग्जरी मिली है बच्चों को कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ये भी एक बड़ा रीज़न है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा जाता है एक्सट्रीम पुअर्टी कम हुई है, लिटरेसी इंप्रूव हुई है, एनरोलमेंट रेट इंप्रूव हुई है, बेसिक सर्विसेज जैसे वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे देश में अच्छे से अब लोगों को मिलने लगा है, स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो इन फैक्टर्स ने एक बढ़िया इकोसिस्टम प्रिपेयर किया है कि लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने बजटरी जो एलोकेशन है वो इंक्रीज़ किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 3400 करोड़ का एलोकेशन सरकार की तरफ से किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखो कुछ बढ़िया प्रोग्राम्स का जिक्र किया जाता है, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया। ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ऑलमोस्ट 23 लाख स्कूल चिल्ड्रन को मौका मिला है इस प्रोग्राम में खेलने का। अब 23 लाख बच्चे जब खेलेंगे तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है, कौन से बच्चे में पोटेंशियल है जिसको नर्चर करके आगे जाके वो मेडल जीत सकता है। इसके लिए देखो देश के अलग अलग इलाकों में
1000 खेलो इंडिया सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। राइटर एक अच्छी बात बोलते हैं, टैलेंट देखो इवन हो सकता है पूरे देश में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, तमिलनाडु में भी, हर जगह कुछ ना कुछ टैलेंटेड बच्चे जरूर आपको मिलेंगे जो मेडल जीत सकते हैं। लेकिन कई बार ना अपॉर्चुनिटीज हर जगह इवन नहीं होती। हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे आपको बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उतना नहीं मिलेगा। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम ने ना पूरे भारत में 1000 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि ऐसे इलाके जहां पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे भी बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहां के बच्चों को भी मौका मिले। कुछ और अच्छे स्टेप्स सरकार के, फिट इंडिया मूवमेंट सरकार की तरफ से लॉन्च की गई, ताकि शुरुआत से ही हमारे देश में स्पोर्ट्स और फिटनेस का एक कल्चर डेवलप किया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स स्कीम लॉन्च की गई है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स। ये अच्छी स्कीम है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है महेश के जीतने के चांस है, सरकार को लगता है कि अगर महेश को बढ़िया मौका दिया जाए ना, ये मेडल लेके आएगा, तो ना महेश को फिर जब पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है इस स्कीम के अंदर, फिर तो महेश के वारे न्यारे, विदेशी कोच मिलेगा, बढ़िया जबरदस्त क्वालिटी के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। मतलब जो स्पोर्ट चाहिए ना महेश को मेडल जीतने के लिए, वो सारा स्पोर्ट सरकार प्रोवाइड करेगी। मतलब सरकार का ये कहना है महेश को कि हम तुम्हें रिसोर्स देंगे, तुम हमें मेडल ला के दो। तो टॉप्स ये जो स्कीम है ना, इसने इंडिया को बहुत सारे मेडल जितवाए हैं पिछले कुछ गेम्स में, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में, यूथ ओलंपिक्स में। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बेनिफिशियरी हैं इस प्रोग्राम के। तो ये सारी तो देखो अभी तक हमने अच्छी अच्छी चीज़ें जानी, लेकिन अब कुछ कमियों को जानते हैं। अभी भी ना बहुत सारी स्पोर्ट्स बॉडीज में आपको करप्शन देखने को मिलेगा। जैसे रेसलिंग वाली बॉडी में कितना विवाद हुआ, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड भी कर दिया गया। बहुत सारी स्पोर्ट्स बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए काफ़ी समय से। इंडिया के काफ़ी सारे एथलीट्स पर डोपिंग के चार्जेस लगे हैं। हमने एक आर्टिकल इससे संबंधित डिस्कस किया था कि देखो खेलने की जो स्पिरिट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जीतने के लिए कुछ भी करोगे, ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जा सकती। इससे इंडिया का नाम बदनाम होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी वीक है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा। आज भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही राज्यों में सीमित है, बढ़िया वाला, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक। और इसके बाद ये रकम तो आपको याद नहीं रखनी, लेकिन पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स के लिए जो फंड एलोकेट किया जाता है ना, कई बार वो अनयूटिलाइज्ड रहता है। सरकार ने फंड एलोकेट कर दिया फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का, लेकिन यूज हुआ सिर्फ 300 करोड़, 200 करोड़ रुपए वैसे का वैसा ही रह गया। आज भी काफ़ी सारी जगहों पर कोचिंग स्टाफ की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट काफ़ी कम है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सपोर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स को, जैसा कि अलग अलग देशों में किया जाता है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं। मैन के स्पोर्ट्स में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन वुमेन के जो स्पोर्ट्स हैं कहीं कहीं पर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। स्पोर्ट्स में देखो जब देश अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज होती है। पहले तो ना ये बोल दिया जाता था सरकार को कि अरे पहले यार गरीबों का तो ध्यान रखो, उनका तो पेट भरो, आप स्पोर्ट्स पे पैसा खर्चा कर रहे हो, क्या फ़ायदा। अब इंडिया उस स्टेज से ना ऊपर आ चुका है। आप बोलोगे सर कहाँ ऊपर आ गया इंडिया। कल तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था हंगर इंडेक्स से संबंधित कि इंडिया का 111वीं रैंक है। देखो बात सही है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हिडन हंगर पे ज़्यादा फोकस किया है उस इंडेक्स ने। ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, बात न्यूट्रिशन की कमी की है, बात एनीमिया की है, खून की कमी की है। इसी वजह से फोर्टिफिकेशन, फोलिक एसिड्स की टेबलेट्स वो सब दी जाती हैं। तो राइटर का पॉइंट ये है कि अब जब हम बेसिक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे देश में हो चुकी है, अब वो क्वेश्चन सरकार का नहीं फेस करने पड़ते सरकार को कि आप स्पोर्ट्स पे क्यों लगा रहे हो, यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है जनता के पास में। तो एटलीस्ट अब स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इंप्रूव इंडिया कर सकता है, लेकिन जो बेसिक कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया की स्पोर्ट्स जर्नी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मिंट का है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे आप ऐसे में भी और एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। देखो आज के समय में जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, आपने भी अभी तक इनका इस्तेमाल किया ही होगा। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एक नया धर्म बनाने के लिए
जिसको दुनिया के सभी लोग एक्सेप्ट करें? बताइए। सबसे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी भी रिलीजन का ना पर्पस क्या होता है? क्या करता है रिलीजन? देखो, धर्म ना काफी सारे पर्पजेस को सर्व करता है। सबसे पहले, कोई भी धर्म लाइफ को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। लाइफ क्या है, कैसे जीनी चाहिए, हर एक धर्म बताता है इसके बारे में। दूसरा, लोग जिस धर्म को मानते हैं ना, वो धर्म उन लोगों के बीच में ना सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ बॉन्डिंग डेवलप करवाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इजराइल पैलेस्टीन का इशू है। वैसे तो देखो, जमीन की लड़ाई है कायदे से, तो पैलेस्टीन के लोगों का कहना है ये जमीन हमारी है, इजराइल का कहना है कि पुराने समय में हमारी थी। लेकिन अब ये धर्म की लड़ाई में भी बदल गया है। कैसे? पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, इस वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमेशा पैलेस्टीन का साथ देती हैं। तो यहां पे क्या है, धर्म जो है वो अपने फॉलोअर्स के बीच में सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ बॉन्डिंग डेवलप करवाता है। और बहुत सारे पर्पस होते हैं रिलीजन के। जैसे देखो, धर्म जो है वो भगवान के साथ जोड़ने का एक फ्रेमवर्क है। धर्म अपने फॉलोअर्स में एथिकल और मोरल बिहेवियर भी प्रमोट करवाता है। लेकिन दिक्कत पता है कब हो जाती है? हर एक धर्म टॉलरेंस सिखाता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब किसी भी धर्म को ना गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है। गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन के कारण ना धर्म अपने लोगों को तो आपस में जोड़ता है, लेकिन दो धर्मों के बीच में आपस में काफी डिविजन्स आ जाती हैं। तभी तो कम्युनल राइट्स होते हैं। एक धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ज्यादा सही है, दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ज्यादा सही है। दोनों धर्मों के डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं, तो इस वजह से फाइट हो जाती है दो धर्मों के लोगों के बीच में आपस में। वैसे देखो, आप भी इस चीज को तो मानते होंगे कि हर एक धर्म में ना कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स हर एक धर्म में ऐसे हैं जो चेंज होने चाहिए। मानते हो कि नहीं? है ना? तो क्यों ना सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको मिला के एक नया धर्म बनाया जाए, जबरदस्त। क्योंकि सभी धर्मों के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स होंगे, तो जो नया धर्म बनेगा उसमें तो सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स होंगे। तो जो नया धर्म बनेगा वो तो ऑसम, जबरदस्त बनेगा, और उसको वर्ल्ड के सारे लोग मानेंगे तो प्रॉब्लम्स ही खत्म। कम्युनल राइट्स, सारी चीजें, आइडियोलॉजिकल फाइट्स जो होती हैं धर्म के नाम पे, पॉलिटिक्स होती है, सब खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाएगा। है ना? लगा ना पूरा आइडियल बातें? देखो, इसकी कोशिश तो पहले भी हुई है। अकबर के बारे में तो आप सबको पता ही है। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। कितने लोगों ने ज्वाइन किया दीन इलाही? सिर्फ 9 लोगों ने। इतनी सारी तो रानियां थी अकबर की, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद देखो, एक और ईरान में 19वीं सेंचुरी में एक नया धर्म स्टार्ट हुआ था, बहाई। यहां पे देखो, बहाई धर्म स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट किया गया था बहुल्ला ने। बहुल्ला नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने नया धर्म स्टार्ट किया था। ये दोनों धर्म, दीन इलाही और बहाई फेथ, दोनों इसी उम्मीद से बने थे कि हम बेस्ट धर्म बना रहे हैं जिससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे बहाई फेथ में ना, जो ईरान में इमर्ज हुआ 19वीं शताब्दी में, अच्छी अच्छी बातें बोली गई थी। जैसे ईश्वर सिर्फ एक है, सबको एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, इससे मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, किसी से भी, किसी ह्यूमन बीइंग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर, रेस के आधार पर, स्किन के आधार पर, स्किन के कलर के आधार पर, किसी भी आधार पर ह्यूमन बीइंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें थी इस फेज में, इस फेद में, बहाई फेद में। चला, पॉपुलर हुआ? नहीं, सुना ही नहीं होगा आपने। आज बहुत सारे लोगों ने तो आज सुना होगा। अब देखो, राइटर ये कहते हैं, पहले देखो प्रयास सफल नहीं हुए तो अलग चीज है, लेकिन आज एआई, चैट जीपीटी, इनकी सहायता से अलग से धर्म का निर्माण किया जा सकता है, एक यूनिवर्सल फेथ। आज के समय में वैसे भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग धर्मों के द्वारा। ऐसी वेबसाइट्स इमर्ज होकर आई हैं, जैसे गीता जीपीटी है, कुरान जीपीटी है, बाइबल जीपीटी है। अब जैसे आपकी ना कोई समस्या है, आप लाइफ में कोई उलझन में फंसे हुए हो, डायलेमा में हो, तो आप गीता जीपीटी में जाके ना अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, तो वहां पे ना आंसर मिल जाएगा कि गीता के अनुसार आपको क्या मिलना चाहिए।
उसी प्रकार से कुरान जीपीटी, उसी प्रकार से बाइबल जीपीटी। आप जाके पूछ सकते हो कि बाइबल के अनुसार मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो एआई का इस्तेमाल तो वैसे भी करने लगे हैं। और देखो एक चीज, अभी जो ये चैट जीपीटी वगैरह है ना, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज के डेटा पर आधारित है। तो इन्होंने जो डेटा लिया है ना वो वेस्टर्न वैल्यूज वाला है, वेस्टर्न कल्चर वाला है। तो इसीलिए यूएई की सरकार ने बल्कि बोला कि यार अरब कल्चर को ध्यान में रखते हुए, अरब वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अलग से हमारा ये चैट जीपीटी आप बनाओ। आज के समय में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए फतवा जारी हो रहे हैं, सरमन्स दिए जा रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ना अपने इमोशनल स्ट्रेस को मिटाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि दुनिया कितने अकेलेपन का शिकार हो रही है। इजराइल के एक फेमस राइटर हैं युवल हरारी, ये कहते हैं कि हाँ, एआई की सहायता से बिल्कुल एक नया धर्म बनाया जा सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक नया धर्म बना भी है, थीटा नोएर। थीटा नोएर को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो एडवांस्ड एआई के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। मतलब मानव सभ्यता को एडवांस्ड एआई से कोई खतरा नहीं है। तो इस सोच को माना जाता है थीटा नोएर कल्ट के लोगों के द्वारा। देखो एक बात आपको बताता हूं, आप भी इस चीज को मानोगे, रिलीजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स जिन्होंने एथिक्स पढ़ा है वो भी अच्छी अच्छी चीजें लेके, अच्छे अच्छे एलिमेंट्स लेके एक नया धर्म बना देंगे। बात यह है उसको मानेगा कौन? अकबर ने भी बनाया था, उसका तो 9 लोगों ने माना। एक यूपीएससी एस्पायरेंट बेचारा मनाएगा, धर्म बनाएगा, उसको कौन मानेगा? तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आज के समय में जो धर्म इतने सालों से चले आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर करके नए धर्म को लोग क्यों मानेंगे? और पुराने धर्मों से भी तो रेसिस्टेंस आएगा ना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, देखो हिंदुइज्म में मान लीजिए दिक्कतें थी, तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स चली, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। तो आप इतिहास में पढ़ते हो उनको भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से आज इस्लाम में कोई प्रोग्रेस की बात कर ले, उसको भी विरोध का सामना करना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है, समझ गए? कहने का मतलब ये है यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे लव, ब्रदरहुड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इन वैल्यूज के साथ एक नया धर्म इस्टेब्लिश तो किया जा सकता है और इससे समाज में कन्फ्लिक्ट भी कम होंगे। लेकिन दिक्कत है कि उसको मानेंगे कैसे लोग? आप बताइए, आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? इसके बाद भी एक अच्छा इशू है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फिर से एथिक्स और ऐसे में। ऑस्ट्रेलिया में ना आज एक रेफरेंडम होने वाला है। किस इशू से संबंधित वो मैं आपको बताता हूं, उससे पहले आप बेसिक्स समझिए। देखो यूएसए को कब एक्सप्लोर किया गया, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। उसने यूएसए को सबसे पहले डिस्कवर किया था। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या यूएसए में उससे पहले लोग नहीं रहते थे? रहते थे, जाहिर तौर पर उससे पहले लोग तो रहते ही थे। ट्राइबल लोग यानी आदिवासी लोग, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन वर्ड आज के समय में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये डेरोगेटरी वर्ड है, लेकिन लोग तो पहले रहते ही थे ना। उसी प्रकार से वास्को डी गामा भारत आए कब? 1498 में पुर्तगाल से। क्या उससे पहले लोग नहीं रहते थे? हमारा एक लंबा इतिहास है, सदियों पुराना, इतनी पुरानी सभ्यता है भारत की। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया। अब इंग्लैंड से ना जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया आए। कब आए? 17वीं सेंचुरी में। उससे पहले यहां पे लोग तो रहते ही थे, जिनको कहा जाता है एबोरिजिनल, यानी फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज नहीं कह सकते, यूरोपियन कह देते हैं, क्योंकि कॉलोनीज तो इंग्लैंड वालों ने, स्पेन वालों ने, पुर्तगाल वालों ने और फ्रांस वालों ने सबने इस्टेब्लिश की थी। तो यूरोपियंस ने क्या किया, जहां जहां पर ये गए कॉलोनी के लालच में, जैसे इंडिया में भी आए तो अलग अलग जगहों पर गए, तो वहां पे ना इन्होंने लोकल लोगों को भगा दिया और खुद कब्जा कर लिया लैंड पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखिए। ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल हैं, यानी लोकल जो लोग पहले रहते थे, जो सदियों से 45,000 सालों से रहते आए थे, आदिवासी लोग, ये लोग, इनको तो मारा पीटा गया, इनको बहुत इनकी हत्याएं की गई। अब एक चीज ये भी देखे, शुरू में ना ऑस्ट्रेलिया में ना इंग्लैंड के जो कन्वेक्टेड क्रिमिनल्स हुआ करते थे ना, जिन्होंने मर्डर किया, चोरी की,
उनको ना भेज दिया जाता था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जाके सड़ो, इंग्लैंड में मत रहो। तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया जाता था, और कुछ कॉलोनियल सेटलर जिनको ज़मीन वगैरह का लालच था, तो वो आके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहे। वो नए नए तरह के डिजीज़ भी लेके आए। अब उनको तो टीका वगैरह लगा होता था, उनको इम्यूनिटी होती थी, लेकिन ये जो लोकल लोग हुआ करते थे ना, आदिवासी, इनको उन डिजीज से कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो इनकी बेचारों की बहुत बड़ी संख्या में जाने जानी स्टार्ट हो गई। नए नए हथियार भी लेके आए। इंग्लैंड वाले जब ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन हुए तो उन हथियारों की सहायता से, बंदूक बम गोला की सहायता से इनके ऊपर बहुत वायलेंस हुआ। इवन देखो, जब ऑस्ट्रेलिया एक अलग से देश बन गया ना, उसके बाद भी इन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता रहा। जैसे ना ऑस्ट्रेलिया में 1935 में एक एक्ट आया था, इन्फेंट एक्ट। तो ना उस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था कि जो ये एबोरिजिनल है, आदिवासी लोग हैं, इनसे इनके बच्चे छीने जा सकते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करते। तो इस 1935 के एक्ट के अंतर्गत ना जाने कितने आदिवासी लोगों से उनके बच्चे छीन लिए गए। एक पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो गुम हो गई, लॉस्ट हो गई। इतना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ आदिवासियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में। अब आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे ना, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 3% के आसपास होगी शायद। तो इनके साथ ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी। सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स देखोगे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, लिटरेसी, हर चीज में ये बहुत पीछे हैं। इसीलिए अब इनके लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, इनकी हालत को सुधारने के लिए ये रेफरेंडम लाई है ऑस्ट्रेलिया की सरकार। इस रेफरेंडम में ना जनता से एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या हम पार्लियामेंट में एक कमेटी इस्टेब्लिश कर दें? और वो कमेटी का काम क्या होगा? वो कमेटी का काम ये होगा, जब भी इन इंडिजिनस यानी जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस, इनसे संबंधित कोई भी कानून आएगा, ऐसा कोई कानून जिससे इनके इंटरेस्ट प्रभावित हों, तो वो कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट की जो कमेटी है उससे राय लेना जरूरी हो जाएगा। ऐसी कमेटी को बनाने के लिए यह रेफरेंडम आयोजित हो रहा है कि ऐसी कमेटी बनाई जाए या ना बनाई जाए, जिससे कंसल्टेशन कंपलसरी हो जाए जब भी कोई ऐसा कानून बनाना हो जिससे इन नेटिव ऑस्ट्रेलियंस यानी एबोरिजिनल्स के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित हो। तो आज ये रेफरेंडम है। बोला तो ये जा रहा है कि एग्जिट पोल से कि ये रेफरेंडम में नो ही बोलेंगी जनता बोलेगी नहीं, ऐसी कमेटी ना बनाई जाए। कुल मिला के देखो, आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमन राइट्स, मोरालिटी, इन सब की बातें करती हैं। इन्होंने वर्ल्ड का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। इन्होंने यूएसए पे कब्जा कर लिया, कनाडा पे कब्जा कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे, जो इनको लैंड मिला वहां पे कब्जा करके बैठ गए। इंडिया में तो कब्जा कर नहीं सके, लेकिन आज वो मोरालिटी की बात करते हैं। पास्ट में इन्होंने इतना कुछ कर दिया, तब इनको मोरालिटी याद नहीं आती थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, एजुकेशन से संबंधित एक अच्छा आर्टिकल है, एक डिबेट है। इसरो के चेयरमैन का ना हाल ही में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि आईआईटीएन तो इसरो ज्वाइन नहीं करते, 1% से भी कम जो आईआईटीएन हैं वो इसरो ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सैलरी कम मिलती है। इसरो के चीफ की जो सैलरी होती है कितनी, 2.5 लाख पर मंथ। जो बहुत सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज से निकलने के बाद इतनी सैलरी पे उनकी जॉब लगती है, और स्टार्टिंग में इसरो ज्वाइन करने पर सैलरी तो और भी कम होती है, 56,100 रुपये पर मंथ। इसलिए आईआईटीएन को ना अट्रैक्ट नहीं करता इसरो। अब डिबेट यहाँ पे ये है क्योंकि देखो, आईआईटी की पढ़ाई है ना सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। सरकार बहुत सब्सिडी देती है आईआईटीज़ को। तो क्या जैसे डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि एमबीबीएस खत्म करने के बाद आप रूरल एरियाज में सर्व करो एक निश्चित टाइम के लिए, उसी प्रकार से क्या आईआईटीएन के लिए ये निश्चित कर देना चाहिए कि आप देश के डेवलपमेंट में योगदान दो आईआईटी से निकलने के बाद, ना कि आईआईटी से निकलने के बाद आप सीधा विदेश चले जाओ, दूसरे देशों की डेवलपमेंट में अपना योगदान दो। मैं आपका भी कमेंट जानना चाहूंगा इस इशू पर कि इंटरव्यू में बोर्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप क्या आंसर दोगे। मैं तो जाहिर तौर पे ये बोलूंगा कि हाँ सर, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए कि वो देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। इसके अलावा देखो, एक पॉइंट ये भी है, बहुत सारे अनसंग कॉलेजेस, मतलब ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में रेयरली हमें जानने को मिलता है, लेकिन उन कॉलेजेस ने बहुत ज़्यादा हमें ऐसे साइंटिस्ट दिए हैं जो आज के समय में इसरो डीआरडीओ में काम करते हैं। जैसे केटीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केरला है, इसके अलावा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
थिरुवनंतपुरम है। तो ऐसे कॉलेजेस जो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट दे रहे हैं इसरो को, डीआरडीओ को, तो कम से कम सरकार को ऐसे कॉलेजेस की भी मदद करनी चाहिए। समझ गए। अब एक पॉइंट ये भी है, इसरो के चेयरमैन कहते हैं देखो बहुत से लोग ना आईआईटी का एग्जाम नहीं लिख पाते किसी भी कारणवश, लेकिन उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जो टैलेंट है आईआईटीज में ही है, इससे बाहर कोई टैलेंट इंडिया में है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो इसरो आज इतनी प्रोग्रेस नहीं अचीव कर पाता जितनी इसरो ने की है। और ये बात भी सच है कि अगर आईआईटीएन ज़्यादा इसरो को ज्वाइन करें तो हालात बल्कि और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। इंडिया इवन नासा से आगे निकलेगा। इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंट हमारे देश में है, आईआईटीज़ में भी और आईआईटीज़ के बाहर भी। लेकिन आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स को इसरो ज्वाइन करना होगा और ऐसी संस्थाएं जो देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं उनको ज्वाइन करना होगा। और देखो मुझे तो ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान है ऐसे साइंटिस्ट के लिए जो इसरो डीआरडीओ में काम करते हैं, क्योंकि ना इतने ऑफर्स आते होंगे। मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि इनको विदेशी स्पेस एजेंसी से या फिर प्राइवेट सेक्टर से इतने लुक्रेटिव ऑफर आते होंगे कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हम आपको करोड़ों रुपए का पैकेज देंगे। लेकिन ये लोग जाते नहीं होंगे और इतनी कम सैलरी पर ये काम करते रहते हैं। इसीलिए इन साइंटिस्ट के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर ठुकरा के देश की डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है इस इशू के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट में जो आपको अटेम्प्ट करना है। स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इंप्रूव परफॉर्मेंस इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द रिसेंट ईरा। रिसेंट एरिया में जो इंडिया की स्पोर्ट्स इवेंट्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको एनालाइज करना है। इसके साथ साथ चैलेंजेस जो हैं इसे सस्टेन करने में वो भी आपको बताने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। मिलते हैं मंडे को एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।